Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter for class 10th, that is the rise of nationalism in Europe. So let's begin with this chapter. So in this chapter we already had studied that what step had been taken by the France for the development of nationalism in their country. But now they want to spread nationalism in whole around the Europe. That's why they send their armies, the troops at the different parts of the country, Europe, by which the idea of nationalism is spread in whole Europe and the democracy will be established. At that point of time also we already had studied that Napoleon ruled over the France. हमने ये पढ़ा था क्लास 9th में भी पढ़ा था कि दैट एज उनके बीच में मिडिल क्लास के बीच में जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे. दैट्स व्हाई नेपोलियन उस कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाते हैं एंड दे रूल ओवर दी फ्रांस और वहां पर मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है और डेमोक्रेसी का एंड हो जाता है. अब मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है और डेमोक्रेसी का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन नेपोलियन रूल्ड ओवर द फ्रांस अगेन. दैट्स व्हाई लेकिन वहां पर एक बात और भी है कि दैट जो नेपोलियन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. उसको तरीका पता है कि हाउ टू रेगुलेट द कंट्री. दैट्स व्हाई उसको जहां जहां जाता है वहां पर एक नेपोलियनिक कोड एस्टेब्लिश करता है जिसको सिविल कोड 1804 भी बोला जाता है एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू टू. ठीक है, तो व्हाट इज नेपोलियनिक कोड एंड सिविल कोड, ये उसने अप्लाई क्यों करे? उसने जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां ये अप्लाई कर रहा है जस्ट टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट. तो इस नेपोलियनिक कोड के अंदर ये तीन बातें हैं. पहली, एंड ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी कि बर्थ के बेसिस पर किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी. आइदर यू हैव टेकन द बर्थ इन फर्स्ट एस्टेट और द सेकंड एस्टेट और द थर्ड एस्टेट, आपको कोई प्रिविलेज बाय द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं मिलेगी. Equality before the law means each and everyone must be considered equal in the eyes of law and you have the right to property. आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं. ये तीन बातें तो हैं किसमें, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड 1804 में. Other than that, what steps was taken by Napoleon to make the administrative system more efficient is administrative system को simplify किया गया. कैसे simplify किया गया? उसने बहुत सारी चीजें चेंज करी, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया. फ्यूडल सिस्टम मींस कि जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट या ये जो तरीका होता है ना डिवाइडिंग द पावर, इसको खत्म कर दिया. सर्फडॉम का प्रिंसिपल खत्म कर दिया गया. व्हाट इज सर्फडॉम? सर्फडॉम मींस दास प्रथा, यानी कि जो लोग पहले खरीद लिए जाते थे एंड लाइफ टाइम दे विल एक्ट एज अ लाइक अ नौकर, उनको ट्रीट करा करते थे, तो वो सर्फडॉम का प्रिंसिपल खत्म हो गया. मैनोरियल ड्यूज, जो भी पीजेंट होते थे उन्हें अननेसेसरी ड्यू कुछ पेमेंट लैंडलॉर्ड को करनी पड़ती थी, वो मैनोरियल ड्यूज उसने खत्म कर दिए. गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए. व्हाट इज गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस? एक्चुअली व्हाट हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कुछ लोग अपने ग्रुप बना लेते थे और किसी मार्केट को कैप्चर कर लिया करते थे and over that market they created the monopoly. As they created the monopoly over that market, what will happen कि no one can enter in that market without the permission of the person who had already captured the market. तो नेपोलियन ने बोला कि नो, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रिमूव. हर एक पर्सन के पास राइट होना चाहिए कि वो जहां चाहे जैसे चाहे ट्रेडिंग कर सकता है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा गया. ऑब्वियसली बात है, इफ यू वांट टू इंप्रूव द ट्रेड देन यू मस्ट इंप्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द कम्युनिकेशन. Clear? And जो people थे they also come to know the importance of uniform laws, standard weight and measure and common currency. What are these 3 points? इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. But right now कि वहां पर लॉ पहले एक नहीं थे तो उसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए. स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर नहीं थे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पीपल लिविंग इन द यूरोप वो क्या करते थे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या थे, वेट एंड मेजर थे. लाइक 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है तो कहीं 990 है, कहीं 900 है, कहीं 1100 है, कहीं 1200 है. कपड़ा मेजर करने के लिए तरीका अलग अलग है, लीटर मेजर करने के लिए अलग अलग है. तो वो जब ट्रेडिंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ करती थी तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती थी ट्रेडर्स को. तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, कॉमन करेंसी, और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि वहां पर करेंसी भी बहुत सारी थी. ठीक है, तो इतनी सारी करेंसीज के होने पर ऑब्वियसली बात है जब आप ट्रेडिंग करोगे, अब आप सोचिए दैट इफ यू आर डूइंग एनी ट्रेडिंग विद द अनदर कंट्री तो आपको उस कंट्री की क्या चाहिए, करेंसी चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है. तो अब स्टेट टू स्टेट ही करेंसी अलग है तो आपको कितनी तरीके की करेंसी अपने पास रखनी पड़ेगी. इट्स अ बिग प्रॉब्लम विद द ट्रेडर्स. तो उसने ये तीनों काम भी करे नेपोलियन ने.
इसके साथ जब उनको इतना सारा बेनिफिट मिला, पीजेंट को अब सेफ-डॉम नहीं बनाना पड़ता, मैनुअल ड्यूज नहीं देने पड़ते, ट्रेडर्स को गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, कॉमन करेंसी, सो दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद द रूल ऑफ द नेपोलियन। वो नेपोलियन के रूल से बहुत खुश थे। बट एक्चुअली व्हाट हैपन कि लोगों को सच्चाई ना धीरे धीरे बाद में समझ में आती है, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पर दे वेलकम द फ्रेंच आर्मी की वो भाई आप लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, यू आर वेलकम इन आवर कंट्री कि आप आइए और नेशनलिज्म को स्प्रेड कीजिए। बट जब वो लोकल एरिया में स्प्रेड आउट हुई तब लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट नेपोलियन वांट्स। वी ऑल नो द मेन पर्पस ऑफ नेपोलियन इज टू कॉन्कर होल यूरोप। वो पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहता है एंड एज ही वांट टू कॉन्कर होल यूरोप, उसने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए जो उसके करे गए अच्छे काम के ऊपर चले गए। जैसे तो व्हाई द पीपल डिडंट लाइक द रूल ऑफ नेपोलियन? टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि टैक्स इंक्रीज कर दिए गए, इंक्रीज टैक्सेशन। तो जब टैक्स इंक्रीज होता है ऑब्वियसली द पीपल हैव लेस इनकम टू स्पेंड ऑन देयर ओन, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उनको पैसा किसमें देना पड़ता है? टैक्सेशन में देना पड़ता है। सेंसरशिप अप्लाई कर दी गई, मींस पीपल हैव नो फ्रीडम, यानी कि लोगों को यह समझ में आ गया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दी गई है एंड बहुत सारी सेंसरशिप भी अप्लाई कर दी गई है, लेकिन साथ साथ हमारे ऊपर प्लस पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर क्या है? मोनार्की रूल है। मोनार्की को रीएस्टैब्लिश करा गया, डेमोक्रेसी का एंड कर दिया गया और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? राइट टू वोट। एंड राइट टू वोट द पीपल डिडंट हैव एज दे आर लिविंग अगेन इन द मोनार्कियल सिस्टम। तो इसीलिए नाउ द पीपल गो कि कम टू नो कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो है ही नहीं। We didn't have the political freedom, we didn't have the right to choose our own ruler. That's why they are facing so many problems. उनको समझ में आ गया कि नेपोलियन आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देगा, उसने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दे दी है। जस्ट लाइक अ टॉफी यू गॉट, आप उसको चूसते रहिए, टॉफी को आप उसको खाते रहिए और एंड यू विल एंजॉय द लाइफ, ठीक है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं चला कि नेपोलियन ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का यूज करके आपके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब कि एज ही वांट टू कॉन्कर द होल यूरोप, ही नीड अ बिग आर्मी, अ ह्यूज आर्मी ही वांट। और उस ह्यूज आर्मी के लिए व्हाट ही सेड कि वो उस ह्यूज आर्मी के लिए लोगों को चाहिए। तो जितने भी एबल बॉडीड मैन होते थे उनको जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट कराया जाता था कि जाइए आप आर्मी में जाइए और नेपोलियन के लिए लड़िए और कंट्रीज को जीतिए। क्लियर? सो दिस इज डन, दैट्स वाई ये जो प्रॉब्लम थी ये जब लोगों को समझ में आई तो उसने जो भी अच्छे काम करे उसके ऊपर चले गए। नाउ द पीपल स्टार्ट हेटिंग द नेपोलियन। नाउ दे कम टू नो दैट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेपोलियन एंड दे वांट द एंड ऑफ द रूल ऑफ द नेपोलियन। क्लियर? So now we are going to study about the rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism यानी कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई। तो इसके लिए हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि मैंने बताया था कि दैट पीपल लिविंग इन अ पैच वर्क, लोग कैसे रहते थे? पैच वर्क में रहा करते थे। एंड इन दिस केस दे गिव यू द एग्जांपल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर, उन्होंने कहा कि एक जगह है हैब्सबर्ग एम्पायर की, हैब्सबर्ग एम्पायर में लोग पैच वर्क में रहा करते थे। वहाँ पे पॉलिश पीपल की अलग ग्रुप था, जर्मन स्पीकिंग का अलग ग्रुप था, किसी और लैंग्वेज का अलग ग्रुप था, यानी कि जो पीपल अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं उन लैंग्वेज के बेसिस पर वो अपनी अलग आइडेंटिटी समझते थे। लाइक जो लोग पॉलिश बोल रहे हैं वो अपना अलग ग्रुप बना ले करते थे, जो जर्मन बोल रहे हैं वो अपना अलग ग्रुप बना ले करते थे, जो कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो रीजनल डायलेक्ट बोल रहे हैं उनके अलग ग्रुप है। यानी कि पीपल अपने आप को लैंग्वेज के बेसिस पर रख करे हुए हैं। सेकंड, इसके अलावा उन्होंने अपने आप को अपने काम के बेसिस पर अलग कर रखा है। तीसरा, उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा था इन द रीजन वेयर दे आर लिविंग, वो जिस जगह रह रहे हैं उसके बेसिस पर उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है। मीन्स द पीपल लिविंग इन अ पैच वर्क, दे आर डिड नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ अ नेशन। वो अपने आप को पार्ट ऑफ अ नेशन नहीं समझते थे, वो पैच वर्क में रहा करते थे। ठीक है, तो पैच वर्क में रहने की वजह से उनके बीच में न कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, और कॉमन आइडेंटिटी नहीं होने की वजह से नेशनलिज्म भी डेवलप नहीं हो सकता था। उनके बीच में बस एक ही कॉमन चीज थी कि उनका राजा एक था, उन्हें पता है कि भाई उनको राजा के रूल को फॉलो करना है बस। इसके अलावा दे डिडंट हैव एनी इमोशनल टच विद देम, बिटवीन देम, सो दे डिडंट हैव एनीथिंग बिटवीन देम। कोई कॉमन आइडेंटिटी, कोई कॉमन प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं था उनके पास। ठीक है,
सो हाउ द नेशनलिज्म डेवलप, किस तरीके से अब ऐसी जगह जहाँ लोग पैच वर्क में रहते हैं, कैसे वहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So this is all about today's video, and I hope you all like the video. So thank you for watching the video.